गांव में कॉलेज नहीं था, इस कारण पढ़ने के लिए मैं शहर आया था। ये किसी रिश्तेदार का एक कमरे का मकान था, बिना किराए का था। आसपास सब गरीब लोगों के घर थे और मैं अकेला था। सब काम मुझे खुद ही करने पड़ते थे, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना। कुछ दिन बाद एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ मेरे घर पर आई। आते ही सवाल किया, तुम मेरे भाई को ट्यूशन करा सकते हो क्या? मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। उसने कहा बदले में मैं तुम्हारा खाना बना दूंगी। शायद उसे पता था कि मैं खाना खुद पकाता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह और लालच देकर बोली, बर्तन भी साफ कर दूंगी। अब मुझे भी लालच आ ही गया। मैंने कहा कपड़े भी धो दो तो पड़ा दूंगा। वो मान गई। इस तरह से उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वो काम करती रहती और मैं उसके भाई को पढ़ा रहा होता। ज्यादा बात नहीं होती। उसका भाई 8वीं कक्षा में था, खूब होशियार था, इस कारण ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह घर की सफाई भी कर दिया करती थी। दिन गुजरने लगे। एक रोज शाम को वो मेरे घर आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फी थी। मुझे दी तो मैंने पूछ लिया, कहाँ से लाए हो? उसने कहा घर से। आज बरसात हो गई तो कुल्फियाँ नहीं बिकी। इतना कहकर वह उदास हो गई। मैंने फिर कहा, मगर तुम्हारे पापा तो समोसे कचौरी का ठेला लगाते हैं। उसने कहा वो सर्दियों में समोसे कचौरी और गर्मियों में कुल्फी, और आज बरसात हो गई तो कुल्फी नहीं बिकी, मतलब ठंड के कारण लोग कुल्फी नहीं खाते। ओह, मैंने गहरी सांस छोड़ी। मैंने आज उसे गौर से देखा था। गंभीर मुद्रा में वो उम्र से बड़ी लगी, समझदार भी, मासूम भी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मैं कभी कभार उसके घर भी जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्योहार या उत्सव पर। कई बार उससे नजरें मिलती तो मिली ही रह जाती, पता नहीं क्यों। ऐसे ही समय बीतता गया। इस बीच कुछ बातें मैंने उसकी भी जान ली कि वो बूंदी बांधने का काम करती है। बूंदी मतलब किसी ओढ़नी या चुनरी पर धागे से गोल गोल बिंदु बनाना। बिंदु बनाने के बाद चुनरी की रंगाई करने पर डिजाइन तैयार हो जाती है। मैंने बूंदी बांधने का काम करते उसे बहुत बार देखा था। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया, ये काम तुम क्यों करती हो? वह बोली, पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसों का? इकट्ठे करती हूँ। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हजार। मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए, जल्दी लौटा दूंगा। मैंने मांग लिए। उसने सवाल किया, किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो। मैंने मायूसी के साथ कहा, गणेश एक छोटे से कारखाने में काम करता है। रात के 9 बजे बजते ही गणेश की छुट्टी हो जाती है। घर 2.5 किलोमीटर दूर है, जिसे वह पैदल ही चलकर तय करता है। तो बहुत है, लेकिन नई शॉल ना थी जिससे ठंड रुक सके। सोनू ने पापा की तरफ देखते हुए कहा, तो हमारी मूंगफली और गजक कहाँ गई? गणेश ने बताया, मैं शराब की दुकान की लंबी लाइन में लगा हुआ था। मुझे याद आया कि बच्चों ने 2 दिन पहले कहा था कि पापा नए साल को मूंगफली और गजक जरूर लाना। मैं जल्दी से लाइन से निकला और मूंगफली वाले ठेले के पास पहुंच गया। 1 किलो मूंगफली और आधा किलो गजक पैक करवा ली। उसी ठेले वाले के पीछे एक दुकान थी जिस पर बहुत सारी गर्म शॉल दुकान के बाहर लटकी हुई थी। शॉल को देखकर मुझे याद आया, 5 बरस पहले जब मेरी नई नौकरी लगी थी, तब एक नई शॉल खरीद कर तुम्हारी दादी जी के लिए लाया था। उसके बाद घर में खर्च बढ़ते चले गए। तुम, सोनू और रीना पैदा हो गए। तुम्हारे दूध पानी का खर्चा बढ़ गया। काम धंधे में ऐसा उलझा कि अपनी माँ से मिलने का भी वक्त ना रहा। तुम्हारी दादी जी ने 5 वर्षों से वही पुरानी शॉल लपेटे हुए कितनी सर्दियाँ बिताई, किंतु एक बार भी ना कहा कि मेरे लिए नई शॉल खरीद कर ले आओ। मैंने तुरंत मूंगफली और गजक लेने का इरादा छोड़ दिया और शॉल वाली दुकान पर पहुंच गया। ठेले वाला चिक करने लगा कि तुमने मूंगफलियां पैक करवा ली, अब क्यों नहीं लेते भाई साहब? मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई, मेरे पास सिर्फ 200 ही रुपए हैं। बीवी के लिए तो कई बार साड़ियां खरीद चुका हूं, लेकिन आज अपनी बूढ़ी माँ के लिए नई शॉल खरीदना चाहता हूं। ठेले वाले ने कहा, नया साल है, दिन भर से मूंगफली और गजक बेचकर काफी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। पूनम आकांक्षा के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। आकांक्षा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरा पर भरा पूरा घर था। फिर भी उसके पति की यह आदत थी कि वह उसे मौके पर कोई चीज नहीं लाकर देता था। एक दिन पूनम आकांक्षा के यहाँ नई साड़ी पहनकर काम करने आती है। उस दिन उसका जन्मदिन भी होता है। आकांक्षा पूनम से कहती है, आज तो तेरी साड़ी बड़ी सुंदर लग रही है। पूनम कहती है, मालकिन ये साड़ी आज मेरे पति ने मुझे दिलाई है, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है ना। आकांक्षा ये सोचती है कि मेरा पति तो मुझे लाकर नहीं देता है। उसके मन में चीड़ हो जाती है, पैदा हो जाती है। वह उसको जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए कहती है, ठीक है, ज्यादा बढ़िया साड़ी तो नहीं लग रही। इस पर पूनम कहती है, मालकिन मैं कहूंगी तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, परंतु मेरे पति ने मेरे जन्मदिन पर मुझे प्रेम से ला कर दी है। मेरे लिए तो यही साड़ी लाखों की है। मालिक तो इतने पैसे होने के बावजूद भी आपको जन्मदिन पर नई साड़ी लाकर नहीं देते। मेरे पति ने कम से कम मुझे लाकर तो दी। इस पर आकांक्षा का मुंह उतर गया। वह पूनम के चेहरे की ओर देखने लगी। एक दिन हमारी पड़ोसन सोनाक्षी मेरे घर आई और बोली,
भाभी जी, मेरी मम्मी जी बहुत बीमार है और अस्पताल में है। मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। मैं अपने बेटे सक्षम को उसके दोस्त के घर छोड़ने जा रही हूँ। वह शाम तक वहीं बैठेगा। आप सिर्फ हमारे घर का ध्यान रखना। मैंने कहा, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी और आप आंटी जी से मिलकर आओ। चाहो तो सक्षम को हमारे घर पर छोड़ जाओ, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। सोनाक्षी, भाभी जी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। सक्षम हमारे यहाँ आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह बोर होने लगा और उसकी शरारतें शुरू हो गई। सक्षम, आंटी जी, क्या मैं फ्रिज खोलकर पानी की बोतल ले लूं? मैंने कहा, रुको, मैं देती हूँ। दिव्या अपने कॉलेज जा रही थी, तभी उसके सामने एक आदमी आकर गिरता है। वह डर कर पीछे होती है, तभी एक करीब 6 फीट का एक स्मार्ट नौजवान आता है और उसको लातों से मारने लगता है। दिव्या डरकर दूसरी तरफ से निकल जाती है। वह कुछ लोगों को बोलते सुनती है कि यह तो राजा है, बहुत बड़ा गुंडा है, अभी तो जेल से निकाला है, कई मर्डर केस है इस पर, बहुत निर्दयी है, गोली मरने से पहले सोचता भी नहीं है, इससे पंगा लेना मतलब मौत से पंगा लेना। वह सुनती हुई आगे निकल जाती है। पीछे भीड़ की आवाज आती रहती, साथ ही मर खाने वाले की चीखें भी। दिव्या सोचती है, इतने सारे लोग हैं पर कोई उसे बचाने नहीं आ रहा उस आदमी को। निर्दयी वो काम लोग ज्यादा हैं, जो देखकर भी कुछ नहीं बोलते। दिव्या 21 साल की खूबसूरत लड़की थी। उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है, मम्मी घर में ही रहती है, वह अभी फाइनल ईयर में है। उसका आने जाने का रोज का टाइम फिक्स है। शाम को लौटते समय फिर वह गुंडा राजा मैदान के पास एक बेंच पर बैठा अपनी प्रजा की क्लास ले रहा था, मतलब अपने गुर्गों को किसी बात पर डांट रहा था। दिव्या चुपचाप निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह वह सोई थी कि अचानक उसकी माँ चीखती है। माँ की चीख सुन वह हड़बड़ा कर बाहर आती है तो देखती है कि राजा पिस्टल ताने सोफे पर बैठा है और उसके माँ और पापा दोनों ही खड़े काम रहे हैं। उसे देख राजा मुंह में उंगली रख चुप रहने का इशारा करता है। दिव्या को समझ नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है, ये गुंडा उसके घर में क्यों घुस आया है। थोड़ी देर में उसके मोबाइल पर मैसेज आता है। वह देखकर उठता है और सॉरी कहता है और बताता है, पुलिस पीछे पड़ी थी और ये दरवाजा खुला देखा तो अंदर घुस आया, सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ हुई। वह एक झटके में बाहर चला गया। दिव्या को मन ही मन बहुत गुस्सा आया। उसके मम्मी पापा अभी भी डर से कांप रहे थे। वह उनसे कहती हैं, चला गया वह, आप लोगों से कितनी बार कहा है दरवाजा बंद करके रखा करो, पर माँ को तो सुबह 5 बजे ही दरवाजा खोलने की आदत है। किसी दिन वो हम सबको गोली मार देगा, बहुत खतरनाक गुंडा है, अभी परसों ही जेल से आया है। उसके पापा नॉर्मल होते हुए पूछते हैं, तू इसके बारे में कैसे जानती है? वह कहती है, राजा नाम है उसका, सभी उसके बारे में जानते हैं, आप कभी बाहर किसी से मिलेंगे तो कुछ पता चलेगा। 10 साल से रह रहे हैं यहाँ, शायद पड़ोसी भी नहीं जानते हमें। माँ को पूजा से फुर्सत नहीं, आपको नौकरी से फुर्सत नहीं। वह गुस्से में वॉशरूम में जाती है। ये समस्या तो शहरों में आम है, कोई किसी से मतलब नहीं रखना चाहता है। लोग यह नहीं सोचते हैं कि जब किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे तो वक्त बेवक्त कौन काम आएगा। दिव्या कॉलेज के लिए निकलती है तो वही गुंडा एक तरफ अपने गुर्गों के साथ बैठा चाय नाश्ता कर रहा था। उसे तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। वह गुस्से से चुपचाप देखते हुए निकल जाती है। शाम को लौटते वक्त रास्ते में फिर हंगामा हो रहा था। राजा किसी आदमी को बैल से बुरी तरह पिट रहा था। वह आदमी सबसे बचाने की गुहार लगा रहा था पर कोई नहीं आगे आ रहा था। दिव्या कर भी क्या सकती थी, गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, पर वह शांत मन से वहां से निकल गई। उसके मन में उसके लिए बददुआ ही निकल रही थी। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था। उसकी माँ सुबह सुबह दिव्या के पापा से राखी लाकर देने को कहती है। उसके भाई वहाँ से 200 किलोमीटर दूर रहते थे। कल उनका फोन आया कि वह तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से नहीं आ पाएंगे, तो वह आज दोपहर को वहाँ चली जाएगी और कल दोपहर को वापस आ जाएगी। दिव्या के पापा बड़बड़ाते हुए निकलते हैं कि एक राखी भी नहीं खरीद सकती है। वह बाइक स्टार्ट कर मार्केट की तरफ जाते हैं।